सो हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ बिल्कुल ही नए वीडियो के साथ। आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं जो कि बहुत अवेटेड था, बट जिन्होंने भी अभी तक ये मूवी देखी नहीं है थिएटर्स में जाकर, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि मैं आ गया हूँ इस मूवी का पूरी एक्सप्लेनेशन करने के लिए, ताकि आप अपने घरों में बैठकर इस मूवी को पूरी तरह से एंजॉय कर सकें। अपन बात कर रहे हैं राजा साहब की। राजा साहब एक मास एक्शन एंटरटेनर है जो पावर, पॉलिटिक्स और बदले की कहानी को ग्रांड स्केल पर प्रेजेंट करता है। ये फिल्म प्रभास के लार्जर देन लाइफ और संजय दत्त के डेडली विलन स्वैग को परफेक्टली क्लैश करने के लिए तैयार है। स्क्रीन पर एंट्री से लेकर क्लाइमैक्स तक मूवी को टोन हैवी, इंटेंस और रॉयल फील देती है। तो पूरी तरह से मूवी को एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के विथ वन एंड ओनली सी एस सिनेपिक पर। मूवी स्टार्ट होती एक पूरे घने जंगल से, और उसी घने जंगल के बाहर से एक हाईवे गुजर रहा होता है। वहीं हम गाड़ी पे देखते हैं कोई ड्राइव कर रहा होता है। उस इंसान को देखकर हमें ये पता लगता है कि वह एक्चुअली में एक हॉस्पिटल के अंदर वार्ड बॉय है। एक ऐसा वार्ड बॉय जो कि मॉर्चुरी में काम करता है, यानी कि वो डेड बॉडी उसको इधर से उधर करता है। एंड वो इस टाइम पर हॉस्पिटल के एक वैन को लेकर ही जा रहा होता है, और साथ ही हमें ये पता लगता है कि वो कुछ टाइम पहले किसी इंसान का क्रियाक्रम करके आ रहा है। उसी क्रियाक्रम के लिए हुए इंसान की जो अस्थियां होती है वो उसके पास होती है, जिन्हें लेकर वो कहीं पर ट्रैवल कर रहा होता है। लेकिन फिर रास्ते में वो एक ढाबे पर रुकता है ताकि वो वहाँ पर खाना खा सके। अब ये ढाबे पर जब वो खाना खाने के लिए रुकता है, तब वहाँ एक इंसान से बात करते हुए वो ये मेंशन करता है कि उसके पास एक 500 का नोट है। और उस नोट को दिखाते वो सामने वाले इंसान से कहता है कि जिसे मरे हुए इंसान की वो अस्थियां लेकर घूम रहा है, वो 500 का नोट उसे उसी इंसान की जेब से मिला था। और अब क्योंकि वो इंसान मर गया था, इसलिए उसने उसके 500 के रुपए का नोट अपने पास रख लिया है। ऐसा बोलते ही वहाँ पर बहुत तेज हवा चलने लगती है, और वो 500 का नोट उसी हवा में उड़ने लगता है। हॉस्पिटल को वो बॉय उस 500 के नोट को उड़ते हुए देखकर उसका पीछा करता है, लेकिन वो 500 का नोट उड़ते उड़ते उसे अपने साथ जंगल के अंदर ले जाता है, जहाँ पर फिर जंगल में आने के बाद उसे कई सारी चीज़ों का एहसास होता है कि जैसे मानो उसके आसपास कई सारे लोग हों। इसके साथ ही उसके साथ वहाँ पर कई सारी डरावनी चीज़ें भी होती है, जिसे देखकर उसे एहसास होता है कि शायद हो ना हो इस जंगल के अंदर कोई ना कोई भूत रहता है या आत्मा रहती है, जिसके लिए वो लेकिन क्योंकि जो वार्ड बॉय है वो काफ़ी लालची होता है, और इसलिए वो 500 का नोट के पीछे पीछे भागते रहता है। और एक सुनसान से बंगले के सामने आ जाता है, जो अजीब सा सुनसान सा बंगला बिल्कुल जंगल के बीचों बीच बना होता है। लेकिन 500 का नोट के पीछे करते हुए उस बंगले के अंदर घुस जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसता है, वैसे ही यह देखते हैं कि वो बंगला बेसिकली एक भूतिया बंगला होता है। साथ ही साथ उसके अंदर कई सारी हिप्नोसिस वाली चीज़ें रखी होती है, एंड काफ़ी सारी डरावनी आकृतियां बनी होती है, जिन्हें देखकर वो बॉड बॉय वहाँ से हिप्नोटाइज हो जाता है। एंड फिर कुछ टाइम बाद ही वहाँ पर उसे संजय दत्त की आवाज़ आती है। और वो, जैसे कि आप सबको इस मूवी के बारे में पता ही होगा कि इस मूवी के अंदर संजय दत्त जो कि भूत का रोल प्ले कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे ही इसे संजय दत्त की यानी कि भूत की आवाज़ आती है, वैसे ही उस आवाज़ को सुनकर ये वार्ड बॉय काफ़ी डर जाता है। लेकिन फिर संजय दत्त की आवाज़ से बताती है कि बंगला बेसिकली उसी का है, एंड कभी 500 का नोट उसे मिला था वो संजय दत्त का ही है। और इस मूवी के अंदर संजय दत्त का नाम कनक राजू, एंड यहाँ पर कनक राजू वार्ड बॉय को ये बताता है कि वो अपनी कोई भी चीज़ किसी के पास नहीं छोड़ता, और उसकी जो धन संपत्ति है वह उसी की है, जिंदा रहने पर भी और मरने के बाद भी। एंड इसलिए उस वार्ड बॉय ने उसकी बॉडी से जो चीज़ें 500 रुपये का नोट निकाल लिया था, उसको अब वो अपने पास ले आया है। एंड इसलिए वो 500 के नोट के साथ साथ सारी चेन और अंगूठियां भी निकाल कर रख देता है, जो उसने कनक राजू की बॉडी से निकाला था। लेकिन फिर इसके बाद ही उस वार्ड बॉय के ऊपर एक छोटा सा हमला होता है, जिसे हमले के साथ ही वो सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हमें सीधा मूवी का मेन एक्टर यानी कि प्रभास दिखाया जाता है। प्रभास इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक हैं, और इसलिए मूवी के अंदर उनकी एंट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड होती है। क्योंकि उनकी एंट्री के अंदर हम ये देखते हैं कि कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं, जिन गुंडों को प्रभास आकर पीटता है।
एंड फिर इसके बाद ही प्रभास की एंट्री के लिए यहाँ पर एक सॉन्ग भी आता है, लेकिन सॉन्ग के ख़त्म होने के बाद ही हम प्रभास के बारे में जानते हैं कि प्रभास अपनी दादी के साथ एक गांव में रहता है, जहाँ पर उसकी फैमिली कहने को सिर्फ उसके पास उसकी दादी ही है। इसके अलावा प्रभास के माता पिता की काफ़ी टाइम पहले मौत हो चुकी है, और साथ ही रहे बात प्रभास के दादाजी की, तो वो आज से बहुत पहले से ही लापता हो गए थे। लेकिन यहाँ पर कमाल की बात यह है कि प्रभास की जो दादी जी है वो कोई नहीं संजय दत्त की यानी कि कनक राजू। लेकिन इसके साथ ही दोस्त हम ये भी जानते हैं कि जो प्रभास की दादी है उनकी काफ़ी हद तक एक भूलने की बीमारी है, और सिर्फ भूलने की बीमारी नहीं बल्कि वह दिमागी रूप से काफ़ी कमज़ोर भी है। एंड वो हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाती है, यानी कि कनक राजू को याद करती है। और जो कनक राजू थे यानी कि प्रभास के दादाजी, वो अपने शादी के कुछ समय बाद ही उसकी दादी से काफ़ी दूर हो गए थे। अब इसके अंदर प्रभास जो नाम है वो राजा साहब, जिसे प्यार से सब राजू भी कहते हैं, एंड इसलिए हम भी मूवी के अंदर प्रभास को राजू ही कह रहे हैं। अब प्रभास यानी कि राजू अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, उसके साथ ही वह अपनी दादी की काफ़ी देखभाल भी करता है। और जो राजू की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम होता है अनीता, एंड वो अनीता भी राजू को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। इन सब के बाद भी प्रभास का फ्रेंड उससे उसके घर पर मिलने आता है, और वो प्रभास को यानी कि राजू को और उसकी दादी को यह बताता है कि हैदराबाद के अंदर एक लड़की पसंद आई है जिससे अब वो शादी करने वाला है। एंड फिर ये बोलने के बाद जब वो राजू को अपने साथ उस लड़की की फ़ोटो दिखाता है, तब राजू अपने दोस्त की फ़ोटो देखकर काफ़ी खुश होता है। लेकिन राजू वहाँ पर इस बात को नोटिस करता है कि वो फ़ोटो उसके दोस्त ने एक बस स्टैंड के पास ली थी, और उसलिए उस फ़ोटो के अंदर उसके दादाजी भी दिख जाते हैं। उस फोटो को अपने दादाजी की झलक देखकर राजू सबसे पहले उसे अपनी दादी को दिखाता है, जिसके बाद राजू की दादी जैसे अपने हस्बैंड को देखती है यानी कि कनक राजू की फ़ोटो देखती है, वैसे ही वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो सालों से उनसे मिली नहीं है। और इसलिए आज के दिन उन्हें जैसे ही पता लगता है कि उनके हस्बैंड इस टाइम पर हैदराबाद में है, वैसे ही वो उनकी लेकर उनकी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाती है। यह चीज़ देखकर राजू अपनी दादी से कि वादा करता है कि अब वो सीधा हैदराबाद जाएगा और वहाँ जाकर अपने दादाजी को ढूंढकर उनको सीधा लेकर आएगा, दादी के पास लेकर आएगा। लेकिन हैदराबाद एक काफ़ी बड़ा शहर है, इसलिए यहाँ पर किसी इंसान को अकेला ढूंढना कोई आसान बात नहीं है, और इसलिए अगर आप इसको ढूंढना चाहते हैं तो ऐसे में आपको पुलिस की मदद लेनी पड़ सकती है। अब इन सब चीज़ों को लेकर राजू हैदराबाद में अपने मामा को फ़ोन करता है, क्योंकि राजू के वह मामा पुलिस के अंदर एक कांस्टेबल होते हैं। राजू उन्हें बताता है कि उसने हैदराबाद के अंदर अपने दादी जी को देखा है, और इसलिए राजू यह चाहता है कि पुलिस उन्हें ढूंढने में राजू की हेल्प करे। राजू की बात सुनकर उसके मामा उसे बताते हैं कि राजू के दादाजी को ढूंढने में यह कि पुलिस स्पेशली उसके स्टेशन के इंस्पेक्टर उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर कोई अच्छा आदमी नहीं है, और अगर वो उसके दादाजी को ढूंढेंगे तो वो उसके लिए 5 लाख रुपए लेंगे। अब ये सब बात समझकर वो 5 लाख का इंतजाम करने लग जाता है और हैदराबाद के लिए निकल जाता है, जिसके बाद वो इंस्पेक्टर दादी जी को ढूंढ सके। अब पास के पैसों अब राजू के पास इतने पैसे तो है नहीं, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड अनीता से मिलता है, उसी से 5 लाख उधार लेता है। 5 लाख का बंदोबस्त करके राजू अपनी दादी से वादा करता है कि अब वो बहुत ही जल्द दादाजी को ढूंढ लेगा, और फिर यह बोलकर राजू सीधा हैदराबाद निकल जाता है। अब जैसे ही हैदराबाद में उतरता है, वो वहाँ पर 5 लाख रुपए लेकर ट्रेवल करता है। और दोस्तों, इस रास्ते से जाते हुए उसे बहुत सारे नन्स दिखते हैं। उन्हीं सारे नन्स में से एक निधि अग्रवाल भी होती है, और इस मूवी के अंदर एक्ट्रेस निधि अग्रवाल का नाम होता है बेसी। अब राजू यहाँ पर जैसे वेसी को देखता है, वैसे उसे लट्टू हो जाता है, और वो उसका पीछा करते करते सीधा चर्च में पहुंच जाता है। राजू को मानो पहली नज़र में बेसी से प्यार हो जाता है, और इसलिए वो चर्च में आकर सीधा बेसी को ही देखने लगता है। लेकिन इसी चर्च के अंदर राजू को एक छोटी सी बच्ची दिखती है, जिस बच्ची को एक्चुअली में हार्ट की प्रॉब्लम होती है, और इसलिए चर्च वाले उस बच्ची के लिए काफ़ी सारे पैसे इकट्ठा कर रहे होते ताकि वो लोग उस बच्ची के लिए इलाज करवा सके। अब ये बात जैसे ही राजू को पता लगती है, वैसे ही वो चर्च के अंदर 3 लाख डोनेट कर देता है, और 3 लाख उन्हीं पैसों में से देता है जिन 5 लाख को वो अपनी गर्लफ्रेंड अनीता से उधार मांग कर लाया होता है, ताकि वो उन पैसों को इंस्पेक्टर को दे सके। लेकिन यहाँ पर राजू उन 5 लाख में से 3 लाख डोनेट कर देता है। अब डोनेट करते टाइम एक नन उसकी फ़ोटो ले लेती है, ताकि वो लोग ये जान सकें कि आखिरकार ये पैसे किसने डोनेट किए हैं। लेकिन फिर इसके बाद ही राजू वहाँ से चला जाता है। अगले चलकर 3 लाख डोनेशन वाली बात बेसी को पता लगती है, जिसके बाद वो राजू की फ़ोटो एवं उसके राजू की काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, और वो राजू को एक फरिश्ते की तरह समझकर उससे प्यार करने लगती है। अब
क्योंकि इस मूवी के अंदर जैसे कुछ चीजें को देखते हैं आपको हंसी जरूर आएगी, जैसे कि राजू अचानक से बेसी पर लट्टू। अब जो 5 लाख में से 3 लाख डोनेट करने के बाद राजू केवल 2 लाख रुपए उसके पास बचे और वो पुलिस स्टेशन उन्हीं 2 लाख को लेके चला जाता है, जिसके बाद ही राजू का वो कांस्टेबल मामा उसे सीधा पुलिस इंस्पेक्टर से मिलवाता है और वहां पर राजू को इंस्पेक्टर की सारी कहानी बताने के लिए कहता है। यहाँ पर राजू पुलिस इंस्पेक्टर को अपनी दादी जी की सारी कहानी बताता है। अब यहाँ पर ही राजू पुलिस इंस्पेक्टर को स्टोरी बताता स्टार्ट करता है, जिसमें वो बताता है कि कहानी साल 1970 की है। 70 टाइम एक साम्राज्य था, जिस साम्राज्य का नाम था देवनगर, और उसकी जो दादी थी वो उसी देवनगर साम्राज्य की रानी थी। उसकी दादी को उसके दादा से प्यार हुआ, जिसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली एंड फिर उसके बाद से उसका दादा यानी कि कनक राजू उसकी दादी के साथ रहने लगा। लेकिन उनके उसी साम्राज्य के अंदर एक और आदमी था जिसका नाम था गंगा। राजू गंगा जैसे वैसे काफी वफादार भरोसेमंद आदमी था, लेकिन एक दिन उसने महारानी के खजाने का संदूक चोरी कर लिया और सोने चांदी हीरे जवाहरातों से भरे हुए संदूक को लेकर भाग गया। लेकिन राजू के दादाजी, जो कि जैसे इस बारे में पता लगा वैसे ही वो उसके पीछे निकल गया और उसने अपने पीछे एक चिट्ठी छोड़ दी है, जिस चिट्ठी में उन्हें यह लिखा कि वो जब गंगा राजू जैसे चोर को पकड़ कर नहीं ले आएंगे, संदूक को वापस नहीं ले आते, तब तक साम्राज्य में वापस नहीं आएंगे। लेकिन उस दिन के बाद वो उसके दादाजी कभी वापस नहीं आए और उसकी दादी हमेशा ही उसके दादाजी का इंतजार करती रह गई। लेकिन अब क्योंकि कुछ दिन पहले राजू ने एक फोटो के अंदर अपने दादाजी का हैदराबाद में देखा, इसलिए वो यह चाहता है कि इंस्पेक्टर उसके दादा को ढूंढे और हेल्प करे। अब दादा उसकी स्टोरी सुनकर हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही वो राजू से कहते हैं कि वो जो बैग लेकर आया उसमें पूरे 5 लाख तो है ना, जो सुनकर राजू हाँ बोल देता है, लेकिन एक्चुअली में यह जानते हैं कि उस बैग के अंदर 5 नहीं बल्कि अब 2 लाख ही बचे हैं। अब इसके कुछ दिन बाद ही राजू यह देखते ही उसे चर्च की जिस लड़की से प्यार हो गया था यानी कि बेसी से, उसी बेसी से उसके दादाजी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा देती है। अब ये बात सुनकर राजू जैसे बेसी से मिलता है वैसे ही उसे सारी कहानी पता लगती है कि आखिरकार हुआ क्या है। राजू को ये पता लगता है कि जब उसने 3 लाख चर्च के अंदर डोनेट किए थे, तब उसके पास सारे पैसे मिलकर बेसी उन पैसों को लेकर सीधा हॉस्पिटल गई थी ताकि वो पैसे जमा कर सके और उस छोटी सी बच्चे के हार्ट का ऑपरेशन हो सके। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में थी तब उसकी मुलाकात राजू के दादाजी से हुई, जिन्होंने वहां पर उसे हिप्नोटाइज किया और उसके सारे पैसे लेकर चले गए। वो मिस खड़े खड़े चोरी कर लिया, यहाँ तक कि बेसी को यह पता भी तब लगी जब वो चोर राजू के दादाजी हैं, जब उसने राजू के दादाजी की फोटो देखी, क्योंकि राजू ने कुछ टाइम पहले उनके बारे में पुलिस स्टेशन में बताया था। अब यह बात सुनकर राजू काफी ज्यादा परेशान होता कि आखिरकार उसके दादाजी चोरी कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर नहले पे दहला यह होता है कि पुलिस इंस्पेक्टर को भी यह पता लग जाता है कि राजू ने 5 नहीं बल्कि 2 लाख दिए हैं, जिसकी वजह से वो अपने कांस्टेबल को फोन करता है एंड उसे डराते हुए कहता है कि वो 3 लाख वापस जल्दी से लेकर आए, वरना उससे बुरा कोई भी नहीं होगा। अब राजू इस बात को लेकर वो भी काफी ज्यादा परेशान होता है कि वो 3 लाख का अर्जेंट कहाँ से करेगा। अब राजू इन सारी बातों से परेशान होता है, तभी उससे मिलने के लिए एक लड़की आती है जिसका नाम होता है भैरवी। भैरवी उसके पास एक बड़े से बैग के साथ आती है, जिसके बैग के अंदर पूरे 1 करोड़ होते हैं। उन पैसों को देखते हुए राजू से कहती है कि पैसे उसके नाना जी ने भेजे हैं। ये जानती है कि राजू को पैसों की काफ़ी मदद की ज़रूरत है, इसलिए वो उसकी हेल्प करने आई है। लेकिन जब राजू उससे पूछता है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रही है, तब वो ये बताती है कि जो राजू के दादाजी थे उन्होंने उसके नाना की बहुत साल पहले बहुत बड़ी मदद की थी एंड इसलिए उसके नाना ने उसकी मदद के लिए उसे यहाँ पर भेजा है। लेकिन इसके साथ ये लड़की यानी कि भैरवी राजू से यह भी कहती है कि ये पैसा असल में उसके हाथ में नहीं है देगी, बल्कि वो उसके दादाजी के हाथ में ही देगी, क्योंकि उसके नाना जी की इच्छा है कि इन पैसों को दादाजी के हाथ में ही दिया जाए। यह बात सुनकर राजू को बुरा लगता है, लेकिन इतने में एक देखते ही देखते उस पैसे के बैग को एक चोर देखते ले जाता है उड़ाकर, उसे भागने लगता है। लेकिन यह देख कर राजू उसका पीछा करता है, जिसके बाद उसे यह पता लगता है कि यहाँ पर चोरों की पूरी टोली है और वो चोर उसी टोली का मेंबर है। लेकिन राजू उनसे डरता नहीं है और वो उन सबको पीट कर बैग को वापस अपने पास ले लेता है, वहीं भैरवी के हाथों से सौंप देता है। भैरवी जब ये चीज़ देखती है तब उसे राजू से प्यार हो जाता है। लेकिन अब उसके बाद राजू अपने घर चला जाता है और घर आकर वो बेसी के बारे में सोचने लगता है। लेकिन उसका एक दोस्त उसे ये बताते हैं कि बेसी असल में एक नन है और नन कभी भी शादी नहीं करती। ये बात सुनकर राजू को काफ़ी बुरा लगता है और इसलिए वो उस रात को शराब पीने लगता है। लेकिन फिर तभी भैरवी, जो कि अब राजू से प्यार करने लगी थी, वो राजू से मिलने आती है। अब राजू यहाँ पर नशे में चूर होता है और इसलिए वो भैरवी को बेसी समझ लेता है एंड वो भी उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है।
हालांकि राजू के बाद में पता चलता है कि वो भैरवी है, लेकिन तब भी वो सोचता है कि अब वैसे भी चुकी है, इसलिए अब भैरवी से ही काम चला लेते हैं। जिसके बाद अब ये देखते ही देखते वो दोनों एक कपल बन जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ये काफ़ी बड़ी बात रिवीज होती है और हमें ये पता लगता है भैरवी के उसके नाना जी और कोई नहीं बल्कि देवनगर साम्राज्य में राजू के दादा और दादी के सबसे करीबी गंगा राजू, यानी कि वो इंसान जो कि खजाने का संदूक लेकर भागा था। अब हालांकि इन सब के बाद राजू अपने दादा जी की तलाश जारी रखता है, लेकिन फिर अगले ही पल उसे अपने गांव से फ़ोन आता है, जो फ़ोन उसकी गर्लफ्रेंड अनीता होती है। और वो फ़ोन पर राजू को ही बताती है कि असल में जो दादी है वो हैदराबाद निकल चुके हैं। वो बताती है कि दादी के सपने में दादा आए थे और सपने में ही उन्होंने दादी से कहा कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और उनकी जान जाने वाली, और इसलिए वो दादी आखिरकारी बार उनसे मिलने के लिए हैदराबाद पहुंच गई है। अब राजू जैसे इस बात को सुनता है वैसे ही वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वो ये जानता था कि उसकी दादी को भूलने की बीमारी थी एंड वो मेंटली भी काफ़ी अनस्टेबल थी। और अब इसलिए वो भैरवी के साथ मिलकर हैदराबाद में अपनी दादी को ढूंढने लगता है। अगले पल राजू को उसकी दादी दिख जाती है, बट वो देखते हैं कि कई सारे चोर उसकी दादी को पकड़ रहे हैं और उनके सारे सोने चांदी वाले आभूषणों को छीन रहे हैं। अब आप सबको ये राजू की दादी एक टाइम पर एक महारानी थी, इसलिए उसके पास अब भी कई सारे गहने थे जो कि पहनकर रखती थी। लेकिन यहाँ पर राजू जैसे ही ये देखता है कि वैसे ही भैरवी के साथ मिलकर इन सारे गुंडों को पीट कर भगा देता है और दादी को अपने साथ ले जाता है। अब इन सब के बाद जैसे ही राजू दादी को अपने घर ले जाता है, वैसे ही वो रास्ते में भैरवी के नाना को देख लेता है, यानी कि गंगा राजू को। और वो इसलिए ये ठान लेता है कि वो गंगा राजू जैसे चोर को नहीं छोड़ेगा, जिस वजह से वो गंगा राजू का पीछा करता है और एक जगह जाकर उसे पकड़ के पीटने लगता है। लेकिन तभी उसके भैरवी वहां पर आती है और वो राजू को ही बताती है कि यही इंसान उसके नाना जी हैं। जिसके बाद ही गंगा राजू राजू को सारी स्टोरी बताता है। वो राजू से कहता है कि उसने अब तक जो भी सुना वो सारी बातें झूठ है, और फिर इसलिए वो राजू को सारी सच्चाई बताने लगता है। वो राजू को बताता है कि यह बात सच है कि उसकी जो दादी है यानी कि गंगा देवी, वो देवनगर साम्राज्य की महारानी थी और पूरा साम्राज्य उन्हीं के अधीन था। रानी गंगा देवी का दिन बहुत बड़ा था और इसलिए वो अपने साम्राज्य के सारे लोगों को देखभाल करती थी और हर गरीब को खाना खिलाया करती थी। अब ऐसे एक दिन जब वो खाना बांट रही थी, तभी राज्य के एक भिखारी ने खाना बांटते हुए देखकर उनके पास आने की कोशिश की, और असल में वो भिखारी और कोई नहीं बल्कि कनक राजू था, यानी कि राजू का दादाजी। उसने वहां आकर सीधा रानी का हाथ पकड़ लिया और उनके हाथों से खाना छीनकर खाने लगा। यह देखकर सिपाहियों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और सिपाहियों ने कनक राजू को बहुत पीटा। लेकिन रानी का दिल बहुत बड़ा था, इसलिए उन्होंने कनक राजू को छोड़ने को कहा और उसी कनक खाना खिलाकर वापस भेज दिया। लेकिन राजू, तुम्हारे दादाजी कनक राजू को ये बात बहुत ज़्यादा चुभ गई। भिखारी होने के बाद भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो था, साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा लालची भी था, जिस वजह से जब सिपाहियों ने उसे पीटा तब उसे रानी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और इसलिए उस दिन उसने ये ठान लिया कि अब वो इसी रानी से शादी करेगा और इसे हासिल करके इसका घमंड तोड़ेगा। इसके साथ ही साथ इसे हासिल करने के बाद, यानी कि इससे शादी करने के बाद, वो इसके सारे साम्राज्य के सारे खजाने को भी लूट लेगा और फिर वो सारे पैसे और धन दौलत को भोगेगा। लेकिन किसी साम्राज्य की रानी एक भिखारी से शादी कभी नहीं करेगी, और ये बात कनक राजू भी जानता था। और इसलिए वो नगर के बाहर एक बहुत बड़े अघोरी बाबा के पास जाता है, जिस बाबा के पास कई सारी सिद्धियां थी, और उसे अघोरी बाबा से दरख्वास्त की कि वह उसे काला जादू सिखाए एंड ऐसी सिद्धियों का मास्टर बना दे जिससे कि वो वशीकरण कर सके। लेकिन यहाँ पर अघोरी ने कनक राजू को विद्या देने से पहले एक बलिदान मांगा, कनक राजू के शरीर का एक अंग, और इसलिए कनक राजू ने बिना देरी किए अपना एक हाथ काट लिया और उसे अघोरी बाबा को सौंप दिया। यह चीज़ देखकर अघोरी बहुत खुश हुआ और उसने कनक राजू को अपने शिष्य बना लिया। जिसके बाद सबसे पहले अपनी अपनी सिद्धियों को कनक राजू का हाथ सही कर दिया एंड उसके बाद उसे काली शक्तियों की सारी विद्याएं सिखाई। इसके बाद ही उसने कनक राजू की तपस्या के लिए कुएं में भेज दिया। लेकिन उस अघोरी के कनक राजू को यह भी बताया कि ये कुआं कोई आम कुआं नहीं, बल्कि असल में ये धरती और पाताल लोक के बीच की जगह है और इसलिए इसके अंदर खून पीने वाले पिशाच भी रहते हैं। लेकिन कनक राजू ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की और उसने अपने ईगो से और लालच के चलते इस तपस्या को भी किया। जिसके बाद खून के पिशाचों के उस तक पहुंचने से पहले उसने विद्या को ग्रहण किया और फिर उसके बाद भी उसके अंदर कई सारी सिद्धियां और पावर्स आ गए। इसके बाद ही कनक राजू ने एक फल लिया और उसके अंदर वशीकरण की शक्तियां डाल दी और फिर इसके बाद ही वो सीधा राजमहल गया और वो वहां जाकर महारानी को वश में करके उसे वो खिला दिया।
और एक बार जैसे महारानी ने फल खाया वैसे ही मानो वो कनक राजू के प्यार में पागल हो गई और उसे अंधों और पागलों की तरह प्यार करने लगी। जिस चीज का फायदा उठाकर कनक राजू ने गंगा देवी से यानी कि महारानी से शादी कर ली और साम्राज्य का राजा बन गया। लेकिन फिर इसके बाद वो रुका नहीं और उसने धीरे धीरे करके सारे साम्राज्य के खजाने को खाली करना शुरू कर दिया और फिर बाद में आगे चलकर बहुत सारे खजाने को भर लिया। एंड फिर सही मौका देखकर उसे गंगा राजू जो कि विश्वासी आदमी था यानी कि भैरवी का नाना जी, उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे साम्राज्य से भगा दिया और संदूक लेकर वहां से चुपचाप निकल गया और फिर अपनी जगह पर जाकर उन सारे धन दौलत को भोगने लगा। लेकिन यह साम्राज्य में गंगा देवी को ऐसा लगा कि उसका पति कनक राजू गंगा राजू के पीछे गया आइए और इसलिए वो हर दिन उसकी प्रतीक्षा करती है और प्रतीक्षा करते करते वो दिमागी रूप से कमजोर हो गई, क्योंकि कनक राजू के वशीकरण की विद्या से बंधी हुई थी लेकिन दिमागी रूप से कमजोर होने की वजह से उन्हें उनकी साम्राज्य से निकाल दिया गया, जिसके बाद वो दर दर की ठोकरें खाने लगी। आगे चलकर गंगा देवी को एक बेटा हुआ जो बेटा उनका और कनक राजू का था। बेटे को बड़ा करके उन्होंने उसकी शादी करवाई, जिसके बाद उन्हें पोता भी हुआ। लेकिन एक हादसे के अंदर गंगा देवी के बेटे और बहू की मृत्यु हो गई, जिसके बाद गंगा देवी अपने पोते के साथ रहने लगी यानी कि राजू के साथ। और फिर आगे क्या हुआ ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। अब अपने दादा के बारे में ये सारी बातें सुनकर राजू का दिमाग खुल गया और उसे ये पता लग गया कि आखिरकार सच्चाई क्या है। अब इसके आगे गंगा राजू के राजू को ये भी बताता है कि वह भी बहुत समय से कनक राजू का पीछा कर रहा है एंड उसकी तलाश कर रहा है ताकि वह उसके पकड़ सके। गंगा राजू आगे राजू को बताता है कि कनक राजू की तलाश करते करते उसे पता लगता है कि कनक राजू नरसापुर के जंगलों में है। हालांकि वो जंगल बहुत ही बड़ा है और सुनसान सा है, लेकिन जंगल में काफ़ी ढूंढने के बाद भी उसे कनक राजू नहीं मिला। लेकिन वो ये जानता है कि वो हो ना हो उसी जंगल के अंदर है। अब इस बात को जानते ही राजू ये डिसाइड कर लेता है कि अब वो अपने दादा को ढूंढने के लिए नरसापुर में फॉरेस्ट के अंदर जाएगा। जिसके बाद इस बात का फैसला करता है कि राजू तैयार होकर भैरव अपने कांस्टेबल मामा और अपने दोस्त को साथ लेकर वो सीधा के जंगलों की ओर निकल जाता है। नरसापुर के जंगलों में काफ़ी ढूंढने के बाद राजू को एक बड़ी सी कोठी मिलती है और दोस्तों ये कोठी कोई आम कोठी नहीं होती, एक भूतिया कोठी होती है। सभी ने मूवी के सेटिंग में देखा था व्यूज मीन्स ये कनक राजू की कोठी है यानी कि वो भूतिया बंगला। अब इस कोठी को देखने के बाद ही राजू अपने साथियों के साथ सीधा वहां पर चला जाता है, सीधा गेट से अंदर एंटर होता है और फिर अंदर आने के बाद उसे भी वो सारी अजीब चीज़ें दिखने लगती है जो मूवी के स्टार्टिंग में हॉस्पिटल के वार्ड बॉय को दिखी थी। लेकिन इसके साथ ही वो लोग यहाँ पर फिर भी अंदर जाते हैं और बहुत सारा धन और बहुत सारे सोने जेवरात होते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ही यहाँ पर उनकी मुलाकात हॉस्पिटल के वो बॉय से भी होती है, जिसे देखकर राजू उससे पूछता है कि आखिरकार वो कौन है। ये बात सुनकर हॉस्पिटल का वो वार्ड बॉय राजू को सारी बात बताता है एंड वो उसे ये कहता है कि जब वो वहाँ पर आया फंस गया, अब इस भूत बंगले में उसे वहां पर कैद कर लिया और इसलिए वो उन सबको बताना चाहता था कि भूत बंगले में जो भूत रहता है वो उसका यहाँ सारा खजाना है और यहाँ से किसी को एक नहीं ले जाने देता। अब यहाँ इसी भूत बंगले के अंदर राजू को अपने दादा जी की फोटो दिखती है, जो देखकर वो श्योर हो जाता है कि ये हो ना हो दादा का ही बंगला है। इसके साथ ही यहाँ पर राजू को उसके दादाजी की आवाज़ आना स्टार्ट होती है, जो आवाज़ उससे ये कहती है कि उसका नाम कनक राजू है और इस पूरी कोठी पर इनकी सारी जायदाद का मालिक है। उसने जिंदा रहते हुए इन सारी चीज़ों को भोग लिया है, लेकिन अब मरने के बाद भी वो इन सारी चीज़ों को भोगेगा और किसी को एक नहीं देगा, यहाँ तक कि अपने किसी वारिस को भी नहीं। लेकिन फिर कनक राजू की इन सारी बातों को सुनने के बाद राजू उससे कहता है कि वो यहाँ पर उसकी बकवास सुनने नहीं आया, बल्कि वो उसे ये बताने आया है कि ये सारी जायदाद उसकी दादी की है और उसके दादा ने यानी कि कनक राजू ने ये सब कुछ उससे छीना है और इसलिए वो अपनी दादी के इन सारे जायदाद को वापस लेने आया है। लेकिन ये बोलने के बाद ही यह देखते हैं कि वहाँ पर धूल मिट्टी के बना हुआ कनक राजू एक आत्मा प्रेजेंट होता है, जो कि राजू को धमकी देता है कि राजू को क्या लगता है कि वो यहाँ पर खुद आया है, नहीं बल्कि कनक राजू ने उससे खुद यहाँ पर आने के लिए विवश किया है। आगे कनक राजू यह बताता है कि राजू का उसके दादाजी की फ़ोटो को देखना, उन्हें ढूंढने के लिए हैदराबाद आना और यहाँ तक कि पहुँचना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि यह सब कुछ कनक राजू ने ही कराया है। कनक राजू बताता है कि जब वो मर गया था तब उसके 3 दिन तक उसने राजू को यहाँ पर लाने के लिए सारी प्रेजेंट्स तैयार की थी। साथ ही उसने राजू की दादी को भी ये फील करवाया कि उसका पति यानी कि कनक राजू मरने वाला है, जिसके बाद ही उसकी दादी हैदराबाद तक आई। अब इसके आगे कनक राजू वो रीज़न बनता है जो आखिरकार वो सब कर पाते हैं।
वो बताता है कि जब उसने राजू की दादी यानी कि गंगा देवी की सारी संपत्ति हड़प ली और उसे ये आकर भोगने लगा, तब उसके बाद धीरे धीरे करके उसकी उम्र ढलती गई। हालांकि इसके पास मायावी शक्तियां तो थी, लेकिन वो अमर नहीं था, और इसलिए अपने मरने से पहले उसने अपने अघोरी बाबा को याद किया और उसे यह कहा कि आखिरकार वो अपने धन को और आगे तक कैसे भोग सकता है। इसका तरीका बताते हुए अघोरी ने उसे बताया कि ऐसा करने के लिए कनकराजू के पास एक तरीका है। यह करने के लिए कनकराजू को अपने शरीर को त्यागना होगा एंड फिर आने वाली तीसरी अमावस्या को अपनी पत्नी की यानी कि गंगा देवी की बलि देनी होगी, और जब वो ऐसा कर लेगा तब उसके बाद ही कनकराजू का फिर से पुनर्जन्म होगा, और पुनर्जन्म में जब वो पूरे 6 साल का हो जाएगा तब उसे अपनी पुरानी सारी यादें वापस मिल जाएगी और फिर वो आजीवन के लिए अमर हो जाएगा, जिसके बाद वह अब तक चाहे जहां भी अपनी संपत्ति को भोग सकता है। और इसलिए कनक राजू ने अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए राजू की दादी को हैदराबाद बुलाया, ताकि वो आने वाली तीसरी अमावस्या को उसकी बलि देकर अमर हो सके, यानी कि बेसिकली पुनर्जन्म ले सके। लेकिन कनक राजू की इन सारी बातों को सुनकर राजू उसे चैलेंज देता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा। अब इसके बाद ही राजू उस भूतिया बंगले से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो यह देखता है कि वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहा है, यहाँ तक कि उसे बाहर जाने का रास्ता तक नहीं मिलता। और यह सब इसलिए क्योंकि ये पूरा बंगला कनक राजू के हिसाब से चलता है, और इसलिए कोई भी अंदर उसकी मर्जी से आ सकता है और बाहर भी उसकी मर्जी से ही जा सकता है। अब इन सब के बीच ही यहाँ पर काफ़ी सारी फनी मोमेंट्स भी आते हैं, जिन सीन्स में काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी डाली गई है। साथ ही साथ कुछ टाइम बाद यहाँ पर बेसी भी आ जाती है, जिसके आने के बाद हमें ये राजू, बेसी और भैरवा का लव ट्रायंगल भी दिखता है। अब यहाँ पर राजू यहाँ से निकलने की भी काफ़ी कोशिश करता है और अपने दादा का हैंडल करने की भी कोशिश करता है, लेकिन एज ऑफ कोर्स सारी कोशिशें बेकार हो जाती है, क्योंकि राजू यहाँ पर बैठकर अपने सारे साथियों से बोलता है कि उन्हें कुछ ना कुछ करके इस भूत का कुछ करना ही होगा। सो इसलिए क्योंकि कोई इस भूत भगाने वाले को जानता है, ये बात सुनकर बेसी उससे कहते हैं कि वो एक भूत भगाने वाले को जानती है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड काफ़ी पावरफुल भी है, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े भूतों को भगाया है, और एंड उनका नाम है डॉक्टर पद्म भूषण। और दोस्तों ये भी जानते हैं कि डॉक्टर पद्म भूषण और कोई नहीं बल्कि बोमन ईरानी प्ले कर रहे हैं इस रोल को। अब पद्म भूषण को वहाँ पर बंगले में बुलाते हैं, जिसके बाद वो पद्म भूषण जैसे ही बंगले के अंदर आता है वैसे ही वो वहाँ की सारी चीज़ों को देखने लगता है। उन सारी चीज़ों को देखकर वो राजू और उसके सारे साथियों को ये बताते हैं कि इस बंगले का जो भी भूत है यानी कि कनक राजू, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने के साथ साथ बहुत बड़ा मैनिपुलेटर भी है। साथ ही साथ वो इम्प्रेसिस का मास्टर भी है, हिप्नोसिस का मास्टर भी है, और इसलिए इस बंगले के अंदर उसने सारी हिप्नोसिस वाली चीज़ें रख रखी है, यानी कि ऐसी पेंटिंग्स, ऐसी आकृतियाँ जिनके अगर कोई देख ले तो उसका दिमाग घूम जाए और वो हिप्नोसिस की हालत में आ जाए। इसके साथ ही जैसे कि वहाँ पर फील आ रहा होता है, उससे उन्हें यह पता लगता है कि कनक राजू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भूत है, इतना ज़्यादा पावरफुल जितना पावरफुल उन्होंने कभी नहीं देखा। और इस बंगले के अंदर जितने भी लोग हैं यानी कि राजू और उसके सारे साथी, उन सभी को कनक राजू ने अपने हिप्नोसिस पावर का इस्तेमाल करके उनके थॉट्स को अपने काबू में कर रखा है। जब तक सभी के थॉट्स का कंट्रोल कनक राजू के पास था तब तक वो लोग चाहकर भी यहाँ से निकल ही नहीं पाते थे, क्योंकि इस वजह से वो लोग ना तो अपनी मर्जी से देख सकते थे और ना ही कुछ समझ सकते थे। लोग वही देखते थे जो कनक राजू दिखाता था, वही फील करते थे जो कनक राजू करवाता था। ये बात सुनकर राजू डॉक्टर पद्म भूषण से पूछता है कि क्या इस चीज़ से निकलने का कोई तरीका है या नहीं। जो सुनकर डॉक्टर पद्म भूषण राजू और सारे साथियों को ये बताता है कि इससे निकलने का एक तरीका है। असल में अगर उन सबको अपने थॉट्स को कनक राजू के कंट्रोल से बचाना है तो ऐसा करने के लिए उन्हें अपने दिमाग से, सब कॉन्शियस माइंड के अंदर एक अलग से थॉट वर्ल्ड बनाना होगा और एक ऐसी दुनिया को इमेजिन करना होगा जिस दुनिया पर उनका कंट्रोल हो। एंड अगर वो लोग ऐसा कर लेते हैं तो फिर वो लोग कनक राजू के वश से बाहर निकल सकते हैं। अब ऐसा करने के लिए डॉक्टर पद्म भूषण राजू के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करता है, जिससे वो उसे धीरे धीरे हिप्नोटाइज करता है एंड वो उससे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक अलग ही थॉट वर्ल्ड क्रिएट करने को कहता है। यहाँ पर राजू अपने थॉट वर्ल्ड को क्रिएट करता है, जिससे वो ये देखता है कि वो एक बीच के सामने खड़ा है जहाँ पर उसके ठीक सामने समुद्र है और लहरों का हुआ पानी उठ रहा है। लेकिन यहाँ पर कनक राजू का पावर उससे रोकता है और धीरे धीरे करके उसे कनक राजू की चीज़ें दिखती है, जैसे कि पानी की जगह खून दिखने लगता है, बंगले की सारी उल्टी चीज़ें दिखना। इवन एक झलक में वो अपने दादाजी को भी देखता है, यानी कि कनक राजू का, जो कि इस भूत बंगले के कमरे के अंदर लोगों का सर काट रहे थे।
राजू जैसे होश में आता है वैसे ही वो इस बारे में पद्म भूषण को बताता है। उसने इसी बंगले के कमरे में अपने दादा को देखा था जो कि कई सारी लोगों की गर्दन काट रहा था। डॉक्टर पद्म भूषण इस बात को हल्के में नहीं लेता और वो सीधा उसी कमरे के अंदर जाता है जो कमरा राजू ने अपने थॉट में देखा था। एंड वहाँ पर वो ये देखता है कि वहाँ पर एक कुआं है जिस कुएं के अंदर कई सारी लाशें होती है और उन लाशों की गर्दन नहीं होती। विच मीन्स राजू ने जो भी देखा वो सब कुछ सच में ही हो चुका है और इसलिए इन बातों से डॉक्टर पद्म भूषण को यह पता लगता है कि कनक राजू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जितना वो सोच रहा है उससे भी कई ज़्यादा पावरफुल। यहाँ पर लाशों की देखकर बाकी सारे लोग डर भी भाग जाते हैं सिवाय डॉक्टर पद्म भूषण के। लेकिन जैसे ही लोग निकलते हैं वैसे ही दरवाजा बंद होता है और डॉक्टर पद्म भूषण कमरे में अकेला बचता है। जिसके बाद ही कनक राजू डॉक्टर पद्म भूषण के सामने अपीयर होता है और वो उसे यहाँ से चुपचाप निकल जाने को कहता है। लेकिन डॉक्टर पद्म भूषण कनक राजू से कहता है कि वो उससे डरता नहीं है, इसलिए यहाँ से सबको निकाल कर ही लेके जाएगा। लेकिन यह बात सुनते ही कनक राजू डॉक्टर पद्म भूषण पर भी अपनी हिप्नोसिस का इस्तेमाल करता है। कनक राजू को यह पता था कि डॉक्टर पद्म भूषण की एक छोटी सी पोती है जिससे वो बहुत प्यार करता है और इसलिए वो हिप्नोसिस से उसकी दिमाग में उसे ये फील कराता है कि वो सुनसान सी रात में एक हाईवे पर है और एक कार में अपनी पोती के साथ ड्राइव कर रहा है। रात को बहुत तेज बारिश हो रही है जिसकी गाड़ी की स्पीड 200 से ज़्यादा है और अभी अचानक से उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट होने वाला है। लेकिन दोस्तों टेक डॉक्टर पद्म भूषण का दिमाग भी काफ़ी स्ट्रांग होता है एंड इसलिए यह देखते हैं कि अपने थॉट के अंदर अपने एक्सीडेंट को कंट्रोल करता है और अपनी गाड़ी को एक जगह रोक लेता है। लेकिन कनक राजू तभी इंटरफेयर करता है और वो उसे ये फील करवाता है कि उसकी गाड़ी एक खाई के बगल में रुकी है। बारिश बहुत तेज हो रही है, मिट्टी सरकती जा रही है एंड इसलिए काफ़ी उसकी गाड़ी जो धीरे धीरे करके खाई की तरफ गिर रही है, जिसके वजह से डॉक्टर पद्म भूषण एंड उसकी पोती दोनों मारे जाते हैं। ये चीज़ डॉक्टर पद्म भूषण भी रोक नहीं पाता और वो अपने दिमाग रूप में भी कमज़ोर हो जाता है। लेकिन फिर इसके बाद वो राजू और बाकी सभी लोगों से मिलता है एंड वो उनको सबको बताता है कि ये कनक राजू बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जितना उसने सोचा था उससे भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल। इसके साथ ही वो यह भी जानता है कि इसकी क्या कमजोरी है जिससे वजह से वो सभी को कंट्रोल करना चाहता है। ये सुनकर राजू डॉक्टर पद्म भूषण से ये पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर वो लोग कनक राजू के कभी हरा भी नहीं पाएंगे। लेकिन ये सुनकर डॉक्टर पद्म भूषण राजू को ये बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसे हराने का अभी भी एक तरीका बाकी है, लेकिन वो तरीका बहुत ज़्यादा हार्ड है एंड असल में वो तरीका अपने 7 चक्रों के ऊपर है, कंट्रोल करना है। अब ये सुनने होगा कि आखिरकार इंसान के अंदर 7 चक्र होते हैं। इन चक्रों की ताकत बहुत ज़्यादा होती है एंड जो भी व्यक्ति अपने इन 7 चक्रों की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उन्हें कंबाइंड करके यूज़ करता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और डॉक्टर पद्म भूषण भी यहाँ पर ही यही बात कनक राजू को हराने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है और कोई व्यक्ति अपने 7 चक्रों की पावर्स को इस्तेमाल कर सके, क्योंकि जैसे ही कोई भी अपने 7 चक्रों की पावर्स को एक्टिवेट कर लेगा वैसे ही उसके अंदर दैवीय शक्तियाँ आ जाएगी जिनके बाद वो कनक राजू को हरा सकता है। लेकिन यहाँ पर कनक राजू को ये देख लेता है डॉक्टर पद्म भूषण सबको उसे हराने का तरीका बता रहा है और इसलिए वो डॉक्टर पद्म भूषण को उठा के हवा में फेंकता है और सीधा बंगले से बाहर कर देता है। इसके बाद ही धीरे धीरे करके दिन बीतने लगते हैं। राजू चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और फिर ऐसे ही देखते देखते तीसरी अमावस्या वाला दिन आ जाता है, यानी कि वो दिन जिस दिन कनक राजू की दादी की बलि देकर खुद को अमर करेगा। अब इसके लिए हम ये देखते हैं कि वो अचानक से राजू की दादी की हालत बहुत ख़राब कर देता है, जिस वजह से दादी को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। फ़ोन के जरिए जैसे ही राजू को ये पता लगता है उसकी दादी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए राजू बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से निकलकर अपनी दादी के पास जाने की कोशिश करता है। ऐसा करने के लिए राजू बाहर निकलता है, वो गाड़ी में बैठता है, गाड़ी स्टार्ट करके गेट तोड़कर वहाँ से निकलता है और सीधा ड्राइवर करते हुए हॉस्पिटल जाकर अपनी दादी से मिलता है। लेकिन अगले ही पल राजू ये देखते वो फिर से भूत बंगले में आ चुका है, जिसके ठीक बाद ही उसके सामने कनक राजू अपीयर होता है एंड वो उससे ये बताता है कि वो यहाँ से बाहर गया ही नहीं। उसने जो भी कुछ देखा, जो भी कुछ किया, वो सब कुछ उसका भ्रम था जो कि उसे कनक राजू ने दिखाया। कनक राजू से कहता है कि वो यहाँ पर फंसा हुआ है, वो उसकी मर्जी के बिना यहाँ से निकल भी नहीं सकता, अपनी दादी तक पहुँचना तो बहुत दूर की बात है। और आज के दिन तीसरी अमावस्या है, इसलिए वो उसकी दादी की जान लेगा, इसके बाद पुनर्जन्म लेगा दे उसके बाद 6 साल का होने के बाद अपने सारे ज्ञान को पाकर अमर बनेगा एंड देन उसके बाद अपने सारे खजाने को भोगेगा।
इन बातों को सुनकर राजू को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है। वो जितनी भी बार कोशिश करता है, कनक राजू उसकी सारी कोशिशों को फेल कर देता है। लेकिन अपनी दादी की जान बचाने के लिए राजू धीरे धीरे करके अपने चक्रों को, शक्तियों को एक्टिवेट करने लगता है, जिस वजह से राजू की शक्तियाँ बढ़ने लगती है। इसके बाद ही राजू ये जानता था कि कनक राजू की जो आत्मा है वो बहुत ही ज़्यादा लालची है, इसलिए वो अंदर रखे सारे खजाने और पैसों में आग लगाने लगता है, जिसके कनक राजू के भूत को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। ये देखकर वो राजू को मारने के लिए कई सारे सोल्जर्स भेजता है, जो कि बेसिकली उसके डेड सोल्जर्स ही होते हैं, जो पहले से राजू पर भारी पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे करके राजू अपने चक्रों की पावर्स को और ज़्यादा एक्टिवेट करता है, वैसे वो उन सारे डेड सोल्जर्स को भी डिफीट कर देता है। अब ये देखकर कनक राजू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, और इसलिए वो अपने गुरु यानी कि अपने गुरु से हेल्प मांगता है, अघोरी। अगले पल उसके सामने आ जाता है, पेयर होता है, एंड वो उनके राजू को ये बताता है कि इस टाइम पर अपने सारे चक्रों की पावर्स को धीरे धीरे करके एक्टिवेट कर रहा है, और अब इसलिए अगर उसने सातों चक्रों की पावर्स को एक्टिवेट कर लिया तो फिर उसमें दैव्य शक्ति आ जाएगी, जिसके बाद उसे कोई नहीं रोक पाएगा, एंड फिर इसके बाद वो उसका अंत करके ही रहेगा। ये बात सुनकर कनक राजू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, और फिर इसलिए वो कनक राजू अपने गुरु अघोरी से कहता है कि वो उसकी आत्मा को अपने आत्मा के साथ जोड़ ले, जिसके बाद उन दोनों की आत्मा मिलकर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी, एंड फिर वो राजू को जरूर जान से मार देंगे। अब अघोरी बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो अपनी आत्मा को कनक राजू की आत्मा के साथ कंबाइंड कर लेता है, जिसके बाद ही वो दोनों एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। एक ऐसा मॉन्स्टर जिसका साइज बहुत बड़ा होता है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, एंड उसके कई सारे हाथ भी होते हैं। और फिर उसके बाद ही वो राजू को अपने एक हाथ से पकड़ता है, एंड उसकी सारी शक्तियों को अपने मुंह से खींचने लगता है, जिसके बाद धीरे धीरे करके राजू की मौत होने लगती है। लेकिन फिर अपने आखिरी समय में राजू अपनी दादी को याद करता है, जिसके बाद राजू के मन में उसकी दादी अपीयर होती है, एंड वो राजू से कहती है कि राजू कोई आम आदमी नहीं, बल्कि वो माँ दुर्गा का अंश है, इसलिए उसके अंदर दैवीय शक्तियाँ आए, बस ज़रूरत है तो राजू को अपनी शक्तियों को पहचानने की। अब अगले ही पल ये देखते ही देखते राजू अपनी शक्तियों को पहचानता है, एंड वो एक ही बार में अपने सातों चक्रों की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद ही दोस्तों राजू बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, एंड फिर वो अपनी सारी पावर्स को अपने एक हाथ के अंदर इकट्ठा करके कनक राजू के ऊपर जोरदार पंच करता है, जिस एक पंच से कनक राजू ढेर हो जाता है, एंड वो खत्म हो जाता है। और फिर इस तरीके से राजू कनक राजू को खत्म कर देता है, और उसे अपनी दादी की जान बचा लेता है। इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है, और वो हम सीधा ये देखते राजू अपनी दादी यानी कि कनक राजू का पिंडदान करवा रहा होता है, और वहाँ पर वो अपनी दादी को भी लेकर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम इस बात का पता लगाते हैं कि राजू के दादा यानी कि कनक राजू ने उसकी दादी को हमेशा से अपने वशीकरण के अंदर कैद कर रखा था, और अब क्योंकि कनक राजू के मरने के बाद वशीकरण टूट चुका है, इसलिए अब राजू की दादी कनक राजू को पहचानती थी तक नहीं है। जो चीज़ देखकर पहले तो राजू को अजीब लगता है, लेकिन बाद में ये बहुत ज़्यादा खुश होता है कि, और वो ये समझ जाता है कि अब उसकी दादी बिल्कुल सही है, एंड उनका दिमाग भी पूरी तरह से सही हो चुका है। और फिर इसलिए उनके साथ अब बाद से ही वो अपनी दादी के साथ अपनी लाइफ को कुछ अच्छे से जीने लगता है। लेकिन अब इसके बाद इस मूवी की एंडिंग आती है, जहां एंड वाले सीन के अंदर हम प्रभास को देखते हैं, जो कि एक सुनसान सी जगह पर आ चुका होता है। लेकिन इस सुनसान सी जगह पर वो अपने सामने किसी आदमी को बैठा हुआ देखता है, जिसके हाथ में एक हथौड़ा होता है। लेकिन फिर राजू जैसे ही इस इंसान की शक्ल देखता है, वैसे ही वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसके सामने बैठा इंसान भी राजू ही होता है, यानी कि प्रभास ही होता है। उसके चेहरे के ऊपर एक जोकर का मेकअप होता है, और फिर उसके ठीक बाद ही हमारे सामने एक बैनर आता है, जिस पर लिखा होता है राजा साहब 2 ऑकर्स सर्कस 1935। वो मिस द राजा साहब मूवी का पार्ट 2 भी आएगा, जिसका नाम होगा राजा साहब 2 सर्कस 1935। और ये सीन दिखाने के बाद ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। और पूरी मूवी कैसी लगी आपको अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपने पूरी मूवी एंजॉय किया है या नहीं, ये भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। सो मिलते हैं किसी और बेहतरीन धमाकेदार वीडियो को लेकर अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।